साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसका जो पहला पोर्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसके दूसरे टॉपिक ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान ऑनलाइन कैंपेनिंग के संबंध में यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले देखते हैं सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में देश में जारी महामारी के प्रकोप और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण निर्वाचन आयोग ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भौतिक रैलियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वर्चुअल अभियानों की अनुमति भी प्रदान की है। ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान या ई कैंपेनिंग के बारे में बात करें तो ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान वह माध्यम है जिसके द्वारा उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार एवं पक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजनीतिक एवं चुनावी अभियान सामग्री का प्रचार शामिल है। इसके अलावा छोटे शहरों से दूर दराज के गांवों तक ऑडियो संदेश, फोन कॉल, वीडियो और एलईडी स्क्रीन से सुसज्जित बैन के साथ मतदाताओं तक पहुंचना भी ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा है। डिजिटल चुनाव प्रचार के पसंदीदा तरीकों में टेक्स्ट के साथ ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और लक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए डिजिटल बैनर एवं पोस्टर शामिल हैं। ऑनलाइन चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई चिंताओं के बारे में बात करने से पहले ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान के जो लाभ है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है अधिक श्रोतागण। देखिए, फेसबुक, यूट्यूब आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर अरबों की संख्या में उपयोगकर्ता मौजूद हैं। इस प्रकार सोशल मीडिया चुनाव अभियानों के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। दूसरा, एनालिटिक्स या सूक्ष्म विश्लेषण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगे हैं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म्स अब राजनेताओं को जनसंख्या के उन विभिन्न वर्गों के बारे में समझ प्रदान करने लगे हैं जिनसे वे जुड़े होते हैं। यह चुनाव प्रचार अभियानों में मतदाताओं को लक्षित करने के लिए अधिक कुशलता से धन व्यय करने की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, फीडबैक या जुड़ाव। ऑनलाइन प्रचार ने लोगों को चुनाव के बारे में जानकारी तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान की है। साथ ही ऑनलाइन प्रचार ने नेताओं और मतदाताओं के बीच सीधे संचार की सुविधा प्रदान की है। इसने लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और खुले संवाद को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है। साथ ही इंटरनेट राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं के सामने अपना एजेंडा पेश करने और अपने उद्देश्य के लिए एक बड़ा समर्थन आधार जुटाने हेतु भी एक उपयोगी मंच है। चुनाव अभियान से आगे बढ़कर के संबंध स्थापित करने में भी ये सहायक है। कैसे? ऑनलाइन प्रचार अभियान योजनाओं से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक की जानकारी साझा करता है। यह मतदाताओं को सीधे संवाद का विकल्प भी प्रदान करता है। अगला है कोविड-19 के कारण आवश्यक भी है। यह सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता के कारण उम्मीदवारों को अब नई और अभिनव प्रचार पद्धतियां विकसित करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि अब रैलियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं जैसी पारंपरिक प्रचार पद्धतियां प्रतिबंधित हैं और वहीं कोविड-19 के कारण आवश्यक है। वही ऊपर भी हमने देखा कि यह समान अवसरों और व्यापक पहुंच को सुलभ कर राजनीतिक नवागंतुकों को लाभ प्रदान करता है। अब इससे संबंधित जो चिंताएं हैं उनको भी देख लेते हैं। पहली चिंता है वह है ऑनलाइन प्रचार का विनियमन की। देखिए, निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की विविधता के कारण ई अभियान तथा लागू नियमों की निगरानी एक कठिन कार्य है। लागू नियमों में चुनाव से पहले चुनाव सामग्री के प्रसारण पर रोक, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आदि से संबंधित नियम संबंधित है या शामिल है। दूसरा, पारदर्शिता संबंधी चिंताएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी विशेष दल का पक्ष ले सकते हैं। ऐसा एल्गोरिदम के माध्यम से उस राजनीतिक दल की सामग्री को दूसरे दलों की तुलना में अधिक महत्व देकर किया जा सकता है। इसके अलावा लक्षित दुष्प्रचार अभियानों के लिए स्वचालित प्रोग्राम्स अर्थात बॉट्स का उपयोग किया जा सकता है। वहीं विभाजनकारी मुद्दों के प्रचार के संबंध में ऑनलाइन प्रचार अभियान में उम्मीदवारों या दलों द्वारा विभाजनकारी मुद्दों पर प्रचार करने की अधिक संभावना रहती है। इन मुद्दों में आप्रवासन अर्थात इमिग्रेशन और कल्याण संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। इन मुद्दों से संबंधित संदेश बड़े पैमाने पर गुप्त रूप से प्रचारित किए जाते हैं। वहीं अगला है वित्त पोषण के स्रोत पर नजर रखना। देश के बाहर से चलाए जाने वाले चुनाव प्रचार अभियानों पर व्यय निर्वाचन हेतु निर्धारित व्यय के विनियमन के समक्ष गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। साथ ही ये व्यय संदेश प्रसार के विनियमन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगला है मध्यस्थों की भूमिका। देखिए, इन साइटों पर जानकारी को संग्रहित तथा उसे प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधियां अपारदर्शी हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके दावों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करना असंभव है। अगला है छोटे दलों के लिए नुकसान। ऑनलाइन तरीकों के ज्ञान और उन तक पहुंच में असमानताएं छोटे एवं क्षेत्रीय दलों के लिए एक दुविधा उत्पन्न करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे और क्षेत्रीय दल बड़े दलों के समान सोशल मीडिया मंचों पर प्रभाव नहीं रखते हैं।
वहीं बड़े राजनीतिक दल अधिक धन और संसाधनों के साथ विस्तृत एवं गहन प्रचार अभियान संचालित करने में सक्षम हो सकते हैं। अगला है डिजिटल विभाजन के संबंध में। देखिए, भारत में अभी भी बड़े पैमाने पर डिजिटल विभाजन मौजूद है। डिजिटल रूप से निर्वाचन का अर्थ है कि गरीब व निचली जातियां शहरी, मध्यम और अमीर वर्गों तथा उच्च जातियों की तुलना में एक नुकसानदेह स्थिति में होंगे। वहीं निजता की बात करें तो ऑनलाइन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्येक वार्तालाप, टिप्पणी या पोस्ट रिकॉर्ड की जाती है। इस रिकॉर्डिंग का वाणिज्यिक और राजनीतिक उपयोग के लिए विश्लेषण किया जा सकता है। इसका गोपनीयता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं विचारों के आदान प्रदान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे राजनीतिक दलों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रॉक्सी या छद्म उम्मीदवारों की निगरानी करने में कठिनाई, घृणा फैलाने वाले अभियानों, फेक न्यूज व उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर नियंत्रण इत्यादि से संबंधित चिंताएं भी इसमें हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सोशल मीडिया के विनियमन के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं। देखिए, उम्मीदवारों के नामांकन के समय सोशल मीडिया अकाउंट का प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करना होता है। दूसरा, राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लागू होते हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता के प्रावधान पोस्ट किए गए कंटेंट पर भी लागू होते हैं। और साथ ही विज्ञापन पर अंतिम व्यय विवरण में सोशल मीडिया व्यय भी को भी शामिल करना होता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निगरानी के लिए एक सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है। आगे की राह देखते हैं, इसमें क्या कदम आगे उठाए जा सकते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिगत डेटा के संबंध में। चुनावी अभियानों के संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की जांच निर्वाचन आयोग के सहयोग से संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन किया जा रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी की बात करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को चुनाव प्रचार अभियानों की प्रासंगिक रिकॉर्डिंग को संग्रहित करना चाहिए। इसका उद्देश्य निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की समीक्षा करने में सक्षम बनाना है। तीसरा, विनियमन के तरीकों को अपडेट किया जाना चाहिए। इसमें निगरानी अर्थात सामग्री निगरानी के लिए मीडिया का चयन शामिल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स और मध्यस्थों के लिए खर्च की निगरानी एवं पारदर्शिता तथा डेटा आवश्यकताओं में संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं अगला है राजनीतिक अभियानों में समान अवसर बनाए रखना। नए, कम संसाधन वाले तथा अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों की राजनीतिक अभियानों में समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए नए और अभिनव उपायों की आवश्यकता है। वहीं पत्रकारिता में स्व विनियामक निकायों को तथ्यों की जांच के लिए इंटरनेट माध्यमों के या मध्यस्थों के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कार्य राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। साथ ही उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली जानबूझकर प्रसारित गलत सूचना को रोकने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ अन्य फैक्टरों को भी देख लेते हैं जो सुर्खियों में रही हैं। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है। ये फैक्ट याद रखना है आपको। कारण क्या है? मतदाताओं की बढ़ती संख्या और वृद्धि के लिए लागत, मुद्रास्फीति सूचकांक आदि। देखिए, लोकसभा की बात करें तो बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए खर्च की सीमा जो पहले 70 लाख रुपए थी उसे बढ़ा करके 95 लाख कर दिया गया। 70 से 95 लाख किया गया है, ठीक है। और वहीं छोटे राज्यों में इस सीमा को 54 लाख रुपए से बढ़ा करके 75 लाख रुपए किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 70 से 95, 54 से 75 लाख किया गया। वहीं विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ा करके 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ा करके इसे 28 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया था। क्यों किया था? कि भारत निर्वाचन आयोग ने यह कदम गुरु रविदास जयंती समारोह के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने के अनुरोध के बाद उठाया था। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न करवाने के लिए समय या तिथि जो है वो बढ़ा सकता है। हालांकि इस तरह का विस्तार जो है सदन अर्थात लोकसभा का या राज्य विधानसभा का के सामान्य विघटन या कार्यकाल की तिथि से आगे की तिथि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। सदन का कार्यकाल केवल संसद द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान ही बढ़ाया जा सकता है और संविधान के अनुसार आपातकाल केवल निम्नलिखित 2 स्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला तो आपका युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण, दूसरा देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण। ये 2 ही ऐसी स्थितियां हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।